साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो न्यूज़ टुडे शीर्षक से डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है उसको यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अर्थात कैग ने आधार के संबंध में निजता की सुरक्षा और एक ही व्यक्ति को डुप्लीकेट आधार कार्ड जारी करने पर आपत्ति प्रकट की है। देखिए, कैग ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के कामकाज और परफॉर्मेंस के बारे में पहली बार एक समीक्षा रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में आधार नंबर के बारे में उक्त टिप्पणियाँ की गई हैं। वर्ष 2010 से आधार कार्ड बनाने का कार्य शुरू हुआ था। यह दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक आधारित पहचान प्रणालियों में से एक है। इसकी कार्यान्वयन एजेंसी जो है UIDAI भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है। आधार कानून 2016 के पास होने के बाद UIDAI अर्थात भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को एक कानूनी संस्था का दर्जा प्राप्त हुआ। आधार कानून 2016 का पूरा नाम क्या है? आधार वित्तीय और अन्य सब्सिडी लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण अधिनियम 2016। अब इस रिपोर्ट में जो मुख्य निष्कर्ष हैं उनकी यदि बात करते हैं तो पहली चिंता जो है वो ये है कि निवास स्थिति या रेजिडेंशियल स्टेटस की पुष्टि के लिए UIDAI द्वारा कोई भी विशेष प्रूफ या डॉक्यूमेंट या प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है। आधार कानून के अनुसार गैर निवासी व्यक्ति आधार के लिए तभी आवेदन कर सकते हैं जब वे पिछले एक साल में 182 दिनों के लिए भारत में रहे हों, तथा कैग की रिपोर्ट के अनुसार UIDAI के पास इसे सत्यापित करने का कोई तरीका उपलब्ध नहीं है। ठीक है, सुझाव क्या दिया गया है? तो इसके लिए कैग की रिपोर्ट में स्वघोषणा सेल्फ डिक्लेरेशन के अलावा एक उचित कार्य पद्धति अपनाने और आवश्यक डॉक्यूमेंटेशन की सिफारिश की गई है। वहीं दूसरा है, UIDAI ने अधूरी जानकारी और बेकार गुणवत्ता वाले बायोमेट्रिक के साथ आधार नंबर जारी किए हैं। ठीक है, ऐसे में एक ही व्यक्ति को डुप्लीकेट आधार कार्ड जारी करने के मुद्दे दोहराव अर्थात फर्जीवाड़ा को समाप्त करने की प्रक्रिया में खामियों का संकेत देते हैं। इसके लिए सुझाव क्या है? बायोमेट्रिक सेवा प्रदाताओं के सर्विस लीगल एग्रीमेंट के मानकों को सख्त करने की जरूरत है। अगला है, 5 साल से कम उम्र के नाबालिग बच्चों के को आधार नंबर यानी बाल आधार जारी करना आधार कानून के मूल सिद्धांत के विरुद्ध है। इसकी भारी लागत वहन करनी पड़ी है। देखिए, बायोमेट्रिक की विशिष्टता यूनिकनेस को कैप्चर या संग्रहित करने के लिए वैकल्पिक तरीकों को तलाशने की जरूरत है। सभी आधार कार्ड्स को व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित डॉक्यूमेंटेशन के साथ नहीं जोड़ा गया है। अनुपलब्ध डॉक्यूमेंट्स की पहचान करने और इनका मिलान करने के लिए सक्रिय कदम उठाने की जरूरत है ताकि किसी भी कानूनी जटिलता से बचा जा सके। सत्यापन त्रुटियों ऑथेंटिकेशन एरर्स के लिए जिम्मेदार कारकों का पता लगाने के लिए कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। जिन मामलों में विफलता सामने आई है उनका विश्लेषण करके सत्यापन मामलों की सफलता दर में सुधार किया जाना चाहिए। भारत में आधार कार्ड सिस्टम से जुड़ने के लिए अलग अलग संस्थाएं और ऑथेंटिकेशन सर्विस एजेंसियां आवेदन करती हैं। कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि आधार इकोसिस्टम में शामिल किए जाने से पहले उनकी अवसंरचना और तकनीकी सहायता दल का कोई सत्यापन नहीं किया जाता है। तो इसके लिए सुझाव ये दिया गया है कि ऐसी संस्थाओं की सेवा लेने से पहले इनकी अवसंरचना और तकनीकी सहायता दल को पूरी तरह से सत्यापित या सत्यापन जरूरी है। अगला जो चिंता है वो है, डेटा को भंडारित करने के लिए कोई आर्काइव नीति मौजूद नहीं है, जबकि आर्काइव नीति को डेटा आदि के भंडारण और प्रबंधन के मामले में सबसे बढ़िया तरीका माना जाता है। सुझाव ये दिया गया है कि आर्काइव नीति के होने से मूल्यवान डेटा स्पेस के भर जाने जैसी स्थिति नहीं आती है। अगला है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सेमीकंडक्टर मिशन का संचालन और मार्गदर्शन करने के लिए 17 सदस्यीय समिति का गठन किया है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सरकार के 76,000 करोड़ रुपए के सेमीकंडक्टर मिशन का संचालन और मार्गदर्शन करने के लिए सलाहकार समिति का गठन की घोषणा की है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के लिए एक समर्पित संस्था के रूप में स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य एक संधारणीय सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले इकोसिस्टम का विकास करना है। इस कार्यक्रम के एक भाग के रूप में सिलिकॉन सेमीकंडक्टर फैब, डिस्प्ले फैब आदि से जुड़ी कंपनियों के लिए अनेक प्रोत्साहन और समर्थन योजनाओं की घोषणा की गई है। देखिए, इस समिति के अध्यक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री होंगे। इस सदस्य के रूप में सरकारी अधिकारी तथा उद्योग और शिक्षा जगत के लोग शामिल होंगे। आपके इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री इसके उपाध्यक्ष होंगे और सचिव जो हैं वो कन्वेनर का कार्य करेंगे। इस समिति को कुछ विषयों पर महत्वपूर्ण सुझाव देना है। किन विषयों पर? तो वो विषय ऐसे हैं। पहला, एक लचीली आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करने और निवेश को बढ़ावा देने के विषय पर, वित्तीय तंत्र और वैश्विक जुड़ाव के विषय पर, अनुसंधान और नवाचार तथा सेमीकंडक्टर आदि के लिए बौद्धिक संपदा के सृजन पर। सेमीकंडक्टर या अर्धचालक, यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में विद्युत प्रवाह को मैनेज और कंट्रोल करने के लिए डिजाइन किया गया एक भौतिक पदार्थ होता है जो सेमीकंडक्टर या अर्धचालक है। सेमीकंडक्टर की बढ़ती मांग के लिए जो उत्तरदायी कारक है उनमें है डिजिटलीकरण में तीव्र वृद्धि,
इंटेलिजेंट कंप्यूटिंग की क्षमता में तकनीकी प्रगति, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हो रही वृद्धि इत्यादि ऐसे कारक हैं जो इसकी मांग को बढ़ा रहे हैं। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में आने वाली चुनौतियों की बात करें तो चिप मैन्युफैक्चरिंग की प्रक्रिया बहुत अधिक जटिल है। इसमें बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता होती है तथा इससे संबंधित कुशल कार्यबल की भी कमी है। आगे बात करते हैं आकाशीय बिजली या लाइटनिंग गिरने से होने वाली मौत के संबंध में। लोकसभा में एक लिखित उत्तर के माध्यम से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने आकाशीय बिजली गिरने के प्रभाव को कम करने के लिए किए गए उपायों के बारे में जानकारी प्रदान की है। सबसे पहले समझते हैं कि आकाशीय बिजली या लाइटनिंग होती क्या है। तो यह वायुमंडल में विद्युत का त्वरित और व्यापक पैमाने पर होने वाला डिस्चार्ज है। आकाशीय बिजली की घटना के बाद कुछ विद्युत धारा की दिशा पृथ्वी की सतह की ओर हो जाती है। ये विद्युत डिस्चार्ज 10 से 12 किलोमीटर लंबवत आकार के विशाल नमी वाले बादलों में उत्पन्न होते हैं। साधारणतः इन बादलों का आधार पृथ्वी की सतह से 1 से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर और शीर्ष जो होता है 12 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। आकाशीय बिजली का निर्माण कैसे होता है? तो देखिए, बड़े बादलों में बर्फ के क्रिस्टल ऊपर और नीचे गति करने के क्रम में आपस में टकराते हैं। टकराने की इस प्रक्रिया से इलेक्ट्रॉन्स मुक्त होते हैं। इस प्रकार गतिशील स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन्स का और अधिक टकराव होता है। इससे और अधिक इलेक्ट्रॉन्स मुक्त होते हैं। फलतः एक श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है, चेन रिएक्शन प्रारंभ हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप बादल की ऊपरी परत धनात्मक रूप से आवेशित हो जाती है जबकि मध्य परत ऋणात्मक रूप से आवेशित हो जाती है। इससे दोनों परतों के बीच अत्यधिक विद्युत विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है। इस विभवांतर के कारण विद्युत धारा का निर्माण होता है, जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, चित्र में ये दिखाया गया है। देखिए, ये आपका पॉजिटिव बनता है ऊपर की तरफ और ये ऋणात्मक आधार और धनात्मक शीर्ष इंट्रा क्लाउड के बीच बादल के भीतर जो डिस्चार्ज होता है ये ऋणात्मक है। ये यहाँ पे दूसरा और इन दोनों इंटर क्लाउड स्ट्राइक, एक बादल से दूसरे बादल के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, ठीक है, तो ऋणात्मक और धनात्मक आवेश बिंदुओं के बीच डिस्चार्ज होता है और जमीन और ऋणात्मक आवेशित केंद्रों के बीच आमतौर पर बादल से जमीन पर बिजली का गिरना होता है। चूंकि पृथ्वी को क्या माना जाता है? धनात्मक माना जाता है और यहाँ पे ऋणात्मक है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। देखिए, चूंकि पृथ्वी विद्युत की सुचालक है इसलिए लगभग 15 से 20% आकाशीय बिजली की दिशा पृथ्वी की ओर मुड़ जाती है। सरकार द्वारा इसके संबंध में जो पहल या इनिशिएटिव उठाए गए हैं वो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा तड़ित झंझा थंडर स्टॉर्म्स और इससे संबंधित मौसमी परिघटनाओं के लिए 5 दिन पहले ही पूर्वानुमान और चेतावनी जारी की जाती है। दूसरा, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी IITM पुणे द्वारा लाइटनिंग लोकेशन नेटवर्क स्थापित किया गया है। आकाशीय बिजली की सभी गतिविधियों की निगरानी के लिए IITM अर्थात भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान ने ध्यान रखिए दामिनी लाइटनिंग ऐप विकसित किया है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA द्वारा इसके संबंध में एडवाइजरी भी जारी की जाती है। अब बात करते हैं, केवल भारतीय संस्थाएं ही मैपिंग और स्थलीय सर्वेक्षण कर सकती हैं। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने स्पष्ट किया है कि केवल भारतीय संस्थाओं को ही मोबाइल मैपिंग और स्ट्रीट व्यू सर्वे की अनुमति दी जाएगी। भारतीय अधिकार क्षेत्र में आने वाले समुद्री जल के मामले में भी ये शर्तें लागू होंगी। वर्ष 2021 में जारी मानचित्रों सहित जियो स्पेशियल डेटा और जियो स्पेशियल डेटा सेवाओं की प्राप्ति और सृजन के लिए दिशा निर्देशों में भारतीय संस्थाओं को परिभाषित किया गया है। ये दिशा निर्देश विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST द्वारा जारी किए गए हैं। जियो स्पेशियल या भूस्थानिक डेटा वह जानकारी है जो पृथ्वी की सतह पर या उसके निकट किसी स्थान पर वस्तुओं, घटनाओं या अन्य विशेषताओं का वर्णन करती है। जियो स्पेशियल डेटा के 2 मुख्य प्रकार हैं। पहला वेक्टर डेटा, दूसरा है रेस्टर डेटा। वेक्टर डेटा की बात करें तो यह भौगोलिक विशेषताओं की अवस्थिति अर्थात लोकेशन और आकार को दिखाने के लिए ज्यामितीय आकृतियों का उपयोग करता है। इसमें बिंदु, रेखाएं और बहुभुज शहरों, सड़कों और जलमार्ग जैसी चीज़ों को दिखाने के लिए संकेत का काम करती हैं। वहीं रेस्टर डेटा में क्या होता है, यह एक डिजिटल इमेज जैसे स्कैन किए गए मैप या फोटोग्राफ के माध्यम से डेटा को प्रदर्शित करता है। यह एक इमेज के साथ पिक्सल या ग्रिड के रूप में डेटा रिकॉर्ड करने के लिए सेल आधारित फॉर्मेट का उपयोग करता है। जियो स्पेशियल डेटा के महत्व की बात करें तो यह अर्थव्यवस्था के विविध क्षेत्रों को महत्वपूर्ण रूप से लाभ प्रदान करेगा, साथ ही यह देश में नवाचार को भी बढ़ावा देगा। यह आपातकाल में सहायता पहुंचाने या उचित प्रतिक्रिया के लिए तैयार रहने में मदद करेगा। साथ ही भारत वर्तमान समय में मैपिंग प्रौद्योगिकियों और सेवाओं के लिए विदेशी संस्थानों पर बहुत अधिक निर्भर है, इसलिए यह आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। आगे बात करते हैं, भारत का कृषि निर्यात जो है वर्ष 2021-22 के दौरान $50 अरब के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी प्रोविजनल आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021-22 के दौरान कृषि निर्यात में 19.92% की वृद्धि हुई है। यह बढ़कर के $50.21 अरब के स्तर पर पहुंच गया है।
यह वृद्धि वर्ष 2020-21 में हासिल की गई 2020-21 में हासिल की गई 17.66% की वृद्धि की तुलना में अधिक है। इस बार 19.92% वृद्धि हुई है और पिछली बार 17.66% की वृद्धि हुई थी। वर्ष 2020-21 में इस वृद्धि की वजह से 41.87 अरब डॉलर का कृषि निर्यात दर्ज किया गया था। चावल, गेहूं, चीनी और अन्य अनाज जैसी मुख्य फसलों के मामले में अब तक का सर्वाधिक निर्यात दर्ज किया गया है। चावल, गेहूं, चीनी और अन्य अनाज। देखिए, समुद्री उत्पादों का भी अब तक का सर्वाधिक निर्यात 7.71 बिलियन डॉलर का दर्ज किया गया है। कृषि निर्यात के महत्व की बात करें तो कृषि निर्यात में वृद्धि से उत्पादन की लागत कम हो जाती है। ऐसा कम इनपुट लागत के बावजूद अधिक उत्पादन अर्थात इकोनॉमी ऑफ स्केल के चलते संभव हो पाता है। इससे कृषि उपज के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त होता है, उत्पाद की गुणवत्ता और पैकेजिंग में सुधार होता है तथा व्यापार संबंधित अनुसंधान और विकास को बढ़ावा मिलता है। साथ ही रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है। कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जो कदम उठाए गए हैं उनकी यदि बात करें तो पहला, किसानों की आय बढ़ाने, निर्यात क्षमता का दोहन करने और भारत को कृषि क्षेत्र में अग्रणी देश बनाने के लिए कृषि निर्यात नीति की घोषणा की गई है। कुछ विशेष कृषि उत्पादों के लिए परिवहन और मार्केटिंग सहायता की घोषणा की गई है। इसके तहत निर्यात हेतु माल ढुलाई के लिए सहायता दी जाती है। किसानों, किसान उत्पादक संगठनों, किसान उत्पादक कंपनियों, सहकारी समितियों के लिए एक किसान कनेक्ट पोर्टल स्थापित किया गया है। इसके माध्यम से निर्यातकों से संपर्क बनाने में मदद मिलती है। विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के साथ नियमित आधार पर संवाद किया जाता है। एमपीडा, टी बोर्ड आदि की निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के तहत निर्यातकों को सहायता प्रदान की जाती है। आगे बात करते हैं, नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी ने लाइसेंस परीक्षा के बाद डॉक्टर्स के राष्ट्रीय रजिस्टर के लिए मसौदा दिशा निर्देश जारी किए हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन ने डॉक्टर्स के रजिस्ट्रेशन पर 3 मसौदा दिशा निर्देशों का एक सेट जारी किया है। वर्तमान में सभी डॉक्टर्स को अपने अपने राज्य चिकित्सा परिषदों में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। इसके बिना वह मेडिसिन की प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। इन मसौदा दिशा निर्देशों के तहत मुख्य प्रावधानों पर एक नज़र डालें तो पहला है लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन 2022। यह डॉक्टर्स के लिए एक डायनेमिक नेशनल मेडिकल रजिस्टर बनाने का काम करता है। प्रत्येक डॉक्टर को एक विशिष्ट पहचान पत्र अर्थात आईडी दिया जाएगा। इसे एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड EMRB द्वारा जारी किया जाएगा। मेडिसिन की प्रैक्टिस का लाइसेंस NMC अर्थात नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा जारी किया जाएगा। भारत में मेडिकल ग्रेजुएट्स निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के बाद ही मेडिसिन प्रैक्टिस के लिए लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन के लिए पात्र होंगे। पहला, किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज से MBBS की डिग्री, 1 साल के लिए अनिवार्य इंटर्नशिप और नेशनल एग्जिट पोल पास करने पर अर्थात NEXT जो नेशनल एग्जिट टेस्ट है, ये भारत में मेडिसिन की प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के लिए एक प्रस्तावित परीक्षा है। विदेशों से मेडिसिन ग्रेजुएट्स की डिग्री प्राप्त किए डॉक्टर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए भी दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। आगे बात करते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ एडिशनल क्वालिफिकेशन 2022 के बारे में। तो यह NMC अर्थात नेशनल मेडिकल कमीशन कानून के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए अतिरिक्त योग्यता यानी प्राथमिक चिकित्सा योग्यता जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के अलावा अन्य योग्यताओं की पहचान करता है। भारत में मेडिसिन की प्रैक्टिस करने के लिए विदेशी चिकित्सा पेशेवरों का अस्थायी रजिस्ट्रेशन भी किया जाएगा। देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय की बजाय जो नेशनल मेडिकल कमीशन है, यह अब ऐसे डॉक्टर्स को अस्थायी रजिस्ट्रेशन प्रदान करेगा, ठीक है, जो विदेशी चिकित्सक होंगे। यह व्यक्तिगत और संस्थागत स्पॉन्सर तथा प्रयोजक के लिए भी मानदंड निर्धारित करता है। स्पॉन्सर्स को मेडिसिन की प्रैक्टिस करने वाले पेशेवरों के आचरण के लिए जिम्मेदार बनाया गया है। आगे बात करते हैं दंड प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 के बारे में। तो संसद ने दंड प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके पास होने से अब कैदी पहचान कानून 1920 निरस्त हो जाएगा। अब इस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना ही बाकी है। इसमें दोषी, गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के रेटिना और आइरिस स्कैन सहित भौतिक और जैविक नमूनों के संग्रह, भंडारण और विश्लेषण की अनुमति प्रदान की गई है। आगे बात करते हैं केंद्रीय तिब्बती राहत समिति, सेंट्रल तिब्बतियन रिलीफ कमेटी CTRC। तो देखिए, केंद्र सरकार ने दलाई लामा की CTRC को 40 करोड़ रुपए अनुदान सहायता प्रदान करने वाली योजना को फिर से अगले 5 वर्षों 2025 से 26 तक के लिए बढ़ा दिया है। वर्ष 1981 में गठित CRTC केंद्रीय तिब्बती राहत समिति जो है एक गैर लाभकारी संगठन है। इसकी ध्यान रखिएगा, स्थापना कब हुई थी? 1981 में। यह भारत, नेपाल और भूटान में निर्वासित तिब्बती शरणार्थियों के कल्याण और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए समर्पित है। CTRC भारत में सोसाइटी पंजीकरण कानून 1860 के तहत पंजीकृत है। CTRC अर्थात केंद्रीय तिब्बती राहत समिति वस्तुतः केंद्रीय तिब्बती प्रशासन
CTA के डिपार्टमेंट ऑफ होम अर्थात गृह विभाग की एक राहत शाखा है। इसमें भारत, नेपाल और भूटान में तिब्बती बस्तियों के सदस्य शामिल हैं। वर्ष 1959 में 1959 में दलाई लामा ने तिब्बत के निर्वासित प्रशासन की स्थापना की थी। तिब्बत के निर्वासित प्रशासन का नाम ही CTA अर्थात केंद्रीय तिब्बती प्रशासन रखा गया है। यह समिति स्वतंत्र तिब्बती सरकार की सूचक है। आगे बात करते हैं जिला गंगा समितियों के बारे में, डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी DGC के बारे में। तो देखिए, जल शक्ति मंत्री ने डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी की परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए डिजिटल डैशबोर्ड का गठन किया है। गंगा नदी बेसिन के आसपास अवस्थित जिलों में डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी का गठन किया गया। इसका उद्देश्य गंगा और उसकी सहायक नदियों में जल व कचरा प्रबंधन और प्रदूषण रोकथाम में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। इसके क्या कार्य हैं? तो इसको जो सौंपे गए कार्य हैं उसमें नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत सृजित परिसंपत्तियों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करना, गंगा और उसकी सहायक नदियों में गिरने वाले दूषित जल या अपशिष्ट की निगरानी करना तथा गंगा के कायाकल्प के साथ लोगों का मजबूत जुड़ाव स्थापित करना तथा जिला कलेक्टर जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी का अध्यक्ष होता है। आगे बात करते हैं क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल के बारे में। तो भारत द्वारा क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकों की मेजबानी की जा रही है। इस बैठक के एक भाग के रूप में एनर्जी ट्रांजिशन, स्वच्छ ऊर्जा, ग्रीन स्टील और हाइड्रोजन जैसे विषयों पर चर्चा की गई है। ये क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल 29 सदस्य देशों का एक उच्च स्तरीय वैश्विक मंच है। यह मंच ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं को आपस में साझा कर स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने वाली नीतियों और कार्यक्रमों को प्रोत्साहन प्रदान करता है। यह क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में तीव्रता लाने के लिए विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और कंपनियों को एक साझा मंच प्रदान करता है। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय कैलेंडर, नेशनल कैलेंडर के बारे में। तो भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को अपनाने की 65वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। तो ध्यान रखिएगा, इससे प्रश्न बन सकता है। यह शक संवत पर आधारित है। इसे सरकार द्वारा ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। यह कैलेंडर 78 ईस्वी में राजा शालिवाहन के सिंहासन ग्रहण करने या राज्याभिषेक पर आधारित है। इस कैलेंडर के तहत एक वर्ष में 365 दिन होते हैं और वर्ष की शुरुआत चैत्र मास से होती है। इसके अंतर्गत नया साल एक सामान्य वर्ष में 22 मार्च से शुरू होता है और लीप वर्ष में 21 मार्च से। इसे कैलेंडर सुधार समिति मेघनाथ साहा की अध्यक्षता में जो कैलेंडर सुधार समिति गठित की गई थी उसकी सिफारिश पर अपनाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, मेघनाथ साहा कमेटी किससे संबंधित रही है? कैलेंडर सुधार से संबंधित रही है। इसका उपयोग भारत के राजपत्र, आकाशवाणी द्वारा प्रसारित समाचार, जनता को संबोधित सरकारी संचार और सरकार द्वारा जारी कैलेंडर में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं सरस्वती सम्मान के बारे में। तो वर्ष 2021 का ध्यान रखिएगा, वर्ष 2021 का सरस्वती सम्मान प्रोफेसर रामदर्श मिश्र को उनके हिंदी काव्य संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया है। इस पुरस्कार को के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा वर्ष 1991 में स्थापित किया गया था। सरस्वती सम्मान देश के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है। इस पुरस्कार के लिए पात्र भाषाएं भारत के संविधान में दर्ज 22 अनुसूचित भाषाएं हैं। ठीक है, इसमें एक प्रशस्ति पत्र, एक पट्टिका और 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। सुर्खियों में रहे स्थलों की बात करें, तुर्की की राजधानी अंकारा है। क्या है? अंकारा है। हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति ने अपने शासन को मजबूत करने के लिए चुनाव से संबंधित कानूनों में बदलाव को मंजूरी प्रदान की है। तुर्की एक बड़ा प्रायद्वीप है। यह यूरोप महाद्वीप जो कि पूर्वी थ्रेस के माध्यम से तथा और एशिया जो कि अनातोलिया पठार के माध्यम से महाद्वीप के बीच एक सेतु के रूप में अवस्थित है। मतलब एशिया और यूरोप के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है। राजनीतिक सीमाओं की यदि बात करें तो उत्तर पश्चिम में यदि आप मैप में देखेंगे तो उत्तर पश्चिम में आपका बुल्गारिया और ग्रीस अवस्थित है। बुल्गारिया इधर ग्रीस है। ठीक है, पूर्व में आप जाएंगे, पूर्व में यदि आप देखेंगे तो आपको जॉर्जिया, अर्मेनिया, ईरान तथा दक्षिण में सीरिया और इराक से यह सीमा साझा करता है। इससे रूस और यूक्रेन आप यहाँ देखेंगे ब्लैक सी है। ठीक है, और इधर आपका रशिया है। तो इससे रूस, यूक्रेन और रोमानिया काला सागर के माध्यम से, ब्लैक सी के माध्यम से जुड़े हुए हैं। भौगोलिक विशेषताओं की बात करें, डार्डानेल्स, मरमरा सागर और बोस्पोरस जल डमरू मध्य तुर्की को यूरोप और एशिया के बीच विभाजित करते हैं। तो इसको भी आप जरूर यहाँ पे देख लीजिएगा। जो बोस्पोरस जल डमरू मध्य स्टेट है ये ब्लैक सी और सी ऑफ मारमरा को जोड़ता है। ठीक है,
जोड़ने का कार्य करता है। इसके साथ ही ये काला सागर को भूमध्य सागर, काला सागर को भूमध्य सागर अर्थात जो सी ऑफ एजियन है, एजियन सी के माध्यम से जोड़ता है। यहाँ की सबसे बड़ी झील जो है वान झील है। मुख्य नदियों में फरात नदी या यूफ्रेटस, किजली, रमक और सकारिया नदियाँ हैं। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी माउंट अरारात है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे जिनको यहाँ पर हम लोगों ने देखा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।